हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन मई 2021 का करंट अफेयर्स सेशन है। ये सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज फिर से आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप सेशन इंग्लिश में देखना चाहते हैं, ये तो हिंदी वाला सेशन है, अगर आप सेशन इंग्लिश में देखना चाहते हो तो हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी सेशन रिकॉर्ड करते हैं। आप इंग्लिश मीडियम का सेशन भी देख सकते हैं। दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज recorded primarily for our students from South India, primarily for our students from North East India, those who are unable to understand Hindi well. ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ के लाने का आपके लिए। दोबारा से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशंस आते हैं सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के। जब भी विद्या गुरु नया वीडियो अपलोड करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूं। बस एक बात आपको बोल दूं कि आज का फोकस थोड़ा ज्यादा एसबीआई क्लर्क एग्जाम के ऊपर रहेगा, इसीलिए बैंक के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सभी नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क अभी ही निकला है, आप जानते हैं। तो आपने सेशन ध्यान से देखना है, क्योंकि आरबीआई का स्टिमुलस पैकेज भी आएगा, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसा नहीं है वो सिर्फ बैंक के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, वो कंपेटिटिव एग्जाम में आ सकता है और कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट से स्टार्ट करेंगे। अब G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूंगी तो आप सबसे पहले बोलोगे कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हम क्यों पढ़े, अगर हम पढ़ भी ले तो आपने एस जयशंकर क्यों लिखा है। तो रीजन आपको बताते हैं, पहले सुनिए। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट का जो वेन्यू रखा गया था, इसका मतलब हो चुकी है, तो वेन्यू रखा गया था लंदन यूके। अब आपने पढ़ा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो भी तो गए थे मीट को अटेंड करने के लिए। पहले सुनिए ना, वर्चुअल मीट नहीं कह रही हूं मैं, ये मीट हुआ है, तभी तो लंदन यूके बोला है ना मैंने, फिजिकली ये मीट हुआ है जिसको एस जयशंकर अटेंड करके आए हैं। अब जब G7 का पार्ट इंडिया है ही नहीं तो ये क्यों मीट अटेंड करने गए। G7 स्टार्ट करें तो पहले FIG दैट मीन्स फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, फिर CUJ दैट मीन्स कनाडा है, यूके है, USA है और जापान है। ये 7 कंट्रीज हैं जो G7 का पार्ट है। इंडिया को गेस्ट नेशन की तरह इनवाइट किया गया था, इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट को अटेंड करने गए थे। नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं है, वो G7 का समिट है। तो G7 का समिट है, जून में होने वाला है, जून में लगभग 2021 में होने वाला है। इसका वेन्यू कार्बिस बे, कॉर्नवॉल, यूके। अगर आप बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन जानना चाहते हैं तो अगर वो कार्बिस बे दे दे, वो कॉर्नवॉल दे दे, या वो सिर्फ यूके दे दे, सिर्फ यूके थोड़ा मुश्किल है, नहीं देगा, तो G7 समिट जो है कार्बिस बे, कॉर्नवॉल, यूके में होगा। अब जब बात करें तो प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, तो प्रेसिडेंसी जो है G7 की यूके, और इसका जो थीम इन्होंने रखा वो था बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने टेन्योर लिमिट किया है एमडी का, सीईओ का, होल टाइम डायरेक्टर का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। आपने उदय कोटक के बारे में पढ़ा होगा हेडलाइंस में, वहां पर वो ये बता रहे थे कि वो अफेक्ट हुए होंगे ऐसी चीज से। अब कारण आप जानते हैं, क्योंकि 15 साल उन्हें लगभग पूरे ही होने वाले हैं, तो आरबीआई ने लिमिट कर दिया है। अच्छा, मैं ना एमडी हूं किसी प्राइवेट बैंक का और मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती जा रही हूं, एमडी बनी ही हुई हूं और हट ही नहीं रही हूं, ऐसा नहीं होगा। आरबीआई कह रहा है जो टेन्योर है एमडी के लिए, सीईओ के लिए, होल टाइम डायरेक्टर के लिए प्राइवेट बैंक्स के अंदर 15 साल का कैप चढ़ा दिया है, लिमिट कर दिया है उसको। उसके बाद कहा कि अगर मैं एमडी हूं, 70 साल की हो चुकी हूं, तो अब आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकती हूं ऑन द सेम रैंक। मैक्सिमम एज एमडी के लिए, सीईओ के लिए, होल टाइम डायरेक्टर के लिए 70 साल कर दी गई है। नीचे वाला पॉइंट 2 सेम लगेगा, लेकिन सेम है नहीं, रीड इट केयरफुली, चेंज है उसमें। वहां पर वो फिर से एमडी, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहा है, लेकिन जो लोअर पॉइंट है ना, वो ये कह रहा है कि ये एमडी, सीईओ वो वाले हैं जो प्रमोटर
हैं या फिर जो मेजर शेयर होल्डिंग्स वाले हैं, कि मैं बैंक खड़ा करने में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मैं वो प्रमोटर ग्रुप हूं, वो वाला इंसान एमडी बना हुआ है, तो हम कह रहे हैं वैसे वाले या मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ये एमडी बने हुए हैं या सीईओ बने हुए हैं, तो कह रहे हैं इनके लिए भी टेन्योर फिक्स किया है, 12 साल इनका टेन्योर रखा है, 12 से आगे और नहीं बढ़ाना है। लेकिन कहता है अगर डायर सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो बैंक सोच ले कि नहीं मैं अपने इस एमडी का प्रमोटर ग्रुप वाले का टाइम 12 से 15 कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, बैंक खुद ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, ये डिसीजन आरबीआई लेगा। नीचे पॉइंट में कहता है, द लोएस्ट पॉइंट कहता है ऑन आरबीआई डिस्क्रिशन, आरबीआई के डिसीजन पे उसके 12 साल के टेन्योर को बढ़ा करके 15 साल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अपर एज लिमिट। अच्छा, पहले मैं एमडी, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर बोला मैंने आपको, अब मैं आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बता रही हूं कि इनकी भी एज, इनका भी टेन्योर फिक्स किया गया है। तो अपर एज लिमिट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए इंक्लूडिंग चेयर, मतलब चेयरमैन की बात हो रही है, तो इंक्लूडिंग चेयर, चेयर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो बोर्ड का चेयरमैन जो है हम कह रहे हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 साल मैक्सिमम हो सकता है। फिर हम कह रहे हैं मैक्सिमम टेन्योर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चाहे कंटिन्यूअस 8 साल है, तोड़ तोड़ के 8 साल है, अभी थोड़ा टाइम बना फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर बन गया, तो 8 साल से ज्यादा का टेन्योर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकता है। तो टेन्योर 8 साल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक, ओलंपिक्स कमेटी ने तो प्लेयर्स ढूंढ रही होगी ना, तो हम कह रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कैंपेन चलाया, तो कैंपेन चलाया, तो कैंपेन चलाने के लिए उनको कोई एम्बेसडर्स चाहिए होंगे। पहले तो कैंपेन का नाम क्या है, किसने चलाया है और एम्बेसडर्स कौन है, इसमें से हम 3 क्वेश्चन बना लेते हैं सीधे सीधे। तो मैंने क्या कहा, एम्बेसडर्स जो बनाए वो पीवी सिंधु बनाए और मिशेल ली बनाए। तो मिशेल ली कनाडा की है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, तो मैं पहले ही आंसर कर दूं, मिशेल ली भी बैडमिंटन प्लेयर ही हैं, बहुत फेमस वाली बैडमिंटन प्लेयर है मिशेल ली भी। तो मैं ये कह रही हूं कि एम्बेसडर पीवी सिंधु और मिशेल ली। फिर मैं कह रही हूं किसने कैंपेन चलाया था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज ने चलाया था। कैंपेन का नाम क्या था, बिलीव इन स्पोर्ट, बिलीव इन स्पोर्ट, ये था कैंपेन का नाम। अगला क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे के बारे में अगर आपने सुना हो कुछ, तो बहुत फेमस फिल्म मेकर थे, बहुत टैलेंटेड माने जाते थे, फेमस राइटर थे। तो अब 100 साल अगर पूरे हो रहे हो, उनका बर्थडे 2 मई को आता है, तो हम कह रहे हैं जो अब वाली 2 मई आएगी ना, तो 100th ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो बर्थ सेंटेनरी ऑन 2 में, तो ये डे इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बताऊं, सेंटेनरी में सेंट पढ़ लेंगे ना, तो परसेंट वाला सेंट याद कर लेना, तो सेंट मतलब 100 हो गया, तो तभी सेंटेनरी 100 साल। फिर मैं ये कह रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट अवार्ड इसलिए है, पीआईबी पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है, और हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि पीआईबी पे सत्यजीत रे को सत्यजी रे लिखा है, टी नहीं लिखा था, वहां हम गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्या करें। तो सत्यजीत रे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मतलब गवर्नमेंट देती है ना ये अवार्ड, इसीलिए तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है। 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है, एक पिकॉक मिलता है, एक स्क्रॉल मिलता है, शॉल भी मिलती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टू बी अवॉर्डेड एनुअली एट, ये दिया जाएगा, ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में दिया जाएगा। बस 100 साल 2 मई को हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 10 लाख, स्क्रॉल, पिकॉक, सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और कौन देता है याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी टू इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज वर्थ ₹50,000 करोड़। शक्तिकांता दास आए, आरबीआई के गवर्नर हैं, शायद याद आ गया होगा आपको, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं बोलना है आपको। तो मैं कह रही हूं ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी टू इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज। जब अमाउंट आया है तो समझिए यहां पर सीधा हेल्प नहीं पहुंच रही है, यहां पर आपको लोन दिया जा रहा है।
तो हेल्थ केयर सर्विसेज अभी थोड़ी आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा रादर खराब हालत में है। हेल्थ केयर सर्विसेज को लोन की ज़रूरत है अभी, तो हम कह रहे हैं ऑन टैप एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऑन टैप लिक्विडिटी मतलब कैश इन हैंड की बात हो रही है, तो इमरजेंसी की स्टेट है, तो इमरजेंसी स्टेट में हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। क्या आरबीआई हेल्थ केयर सर्विसेज को सीधा लोन दे सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, आरबीआई 50,000 करोड़, हमने कहा आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है। बैंक्स आगे आगे हेल्थ केयर को लेंड करेंगे, लोन देंगे। तो हम कह रहे हैं जब बैंक ऐसी लेंडिंग करेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेंडिंग करेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज को आगे देगा ये पैसा, तो ऐसी लेंडिंग बैंक की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कही जाएगी 31 मार्च 2022 तक के लिए। अगला क्वेश्चन, फिर से अनाउंसमेंट है, आपने सुना होगा आकर के तरह तरह के लोन देने की बात कर रहे थे, तो फिर 10,000 करोड़ लोन देने की बात चल रही है। अब किसको दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, जरा पढ़िए। 10,000 करोड़ स्पेशल लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, 3 साल लिखा है, तो लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल। तो लॉन्ग टर्म स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, रेपो ऑपरेशंस है तो लोन देने की बात हो रही है ना, तो हम कह रहे हैं कि रेपो ऑपरेशंस है, किसको अब लोन दिया जा रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। ध्यान से समझिए, लोन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया जा रहा है तो वो आगे भी तो लेंड करेगा ना, वो अपने पास थोड़ा रख लेगा कि आरबीआई उसे लोन दे रहा है मतलब पैसे दे रहा है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे उसको क्या करेगा, लेंड करेगा ना, तभी तो उसके पास वापस अर्निंग होगी। तो हम कह रहे हैं 10,000 करोड़ है स्पेशल लॉन्ग टर्म, 3 साल लंबे समय के लिए रेपो ऑपरेशंस, किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया जा रहा है 31 अक्टूबर 2021 तक। हम कह रहे हैं जो है ये टाइम लिमिट है, 10,000 करोड़ जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया जा रहा है। फिर हम कह रहे हैं टेन्योर 3 साल का था। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट। रेपो रेट अगर आपको नहीं पता तो आसान भाषा में हम बस इतना कहते हैं कि बैंक जो है आरबीआई से, बैंक जो है आरबीआई से क्या करता है, अब पैसे उधार लेता है, बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है, जिस रेट पे उधार लेता है हम कह रहे हैं वो रेपो रेट है। रेपो रेट अभी 4% है, लेकिन आपको पता है बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू आता रहा, रेपो रेट फिर कम या ज्यादा हो गई, तो आप कहोगे मैम ने तो 4% लिखा था। मैंने कहा जो करंट रेपो रेट होगा उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, रेपो ऑपरेशंस उस हिसाब से रेपो रेट इंटरेस्ट रेट जो है रहेगी। और मैक्सिमम लेंडिंग पर बोरोवर, मैंने क्या कहा था, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे बोरोवर्स को देगा, तो पर बोरोवर 10 लाख ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम लेंडिंग पर बोरोवर कैन बी 10 लाख रुपीज। अगला क्वेश्चन देखिए, लोन रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 फॉर इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमईज टिल 30 सितंबर 2021 फॉर वैल्यूज अप टू 25 करोड़। रीस्ट्रक्चरिंग, मॉरिटोरियम नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग है। पहले ये समझिए, मॉरिटोरियम में कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया था, सस्पेंशन कर दिया जाता है, मैंने लोन दिया है, मैं लोन रीपे नहीं कर पा रही हूं, तो कुछ टाइम का मुझे ब्रेक दे दिया गया है कि चलो मत करो, मतलब आगे कर लेना, ऐसा नहीं है मत करो मतलब माफ नहीं कर दिया, हमें माफ नहीं किया जाएगा। तो मैं कह रही हूं लोन रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था, मैं 1-1 लाख रुपए पर मंथ उसका इंस्टॉलमेंट पे करती थी, बट अभी नहीं कर पा रही हूं 1 लाख, तो मैं बैंक के पास जा रही हूं, नेगोशिएट कर रही हूं कि आपने मेरे को 20 साल में 1-1 लाख करके पे करने को कहा है, मैं 30 साल में पे कर दूंगी, मैं 25 साल में कर दूंगी, बट मैं 1 लाख पर मंथ नहीं दे सकती, एवरी मंथ नहीं दे सकती, मैं सिर्फ 50,000 60,000 दे सकती हूँ। तो रीस्ट्रक्चर करवा रही हूं मैं लोन को, ये वो रीस्ट्रक्चरिंग है। 2.0 का मतलब सेकेंड एडिशन, इसका मतलब ये चीज पहले भी हो चुकी है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग लोगों को, इंडिविजुअल्स को और एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पहले भी ऑफर दिया गया था कि अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा लो। एनपीए बनने से तो अच्छा ही है ना कि आप रीस्ट्रक्चर ही करा लो। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग जो सेकेंड टाइम अब आपको फिर से बेनिफिट दिया जा रहा है, कह रहे 30 सितंबर 2021 तक जिस लोन की वैल्यू 25 करोड़ तक की है वो लोन रीस्ट्रक्चर करवा लो। अब नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, कहता है लोन अकाउंट मस्ट बी स्टैंडर्ड एसेट एज ऑन 31 मार्च 2021।
मैं जा रही हूं, नेगोशिएशन कर रही हूं, नेगोशिएशन कर तब सकती हूं जब लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बना हो, स्टैंडर्ड एसेट अकाउंट हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर अकाउंट एनपीए बन चुका है तो आपके लिए कोई लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। आपके लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग तभी होगी जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट अकाउंट होगा। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक। एक एक बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंडिंग बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लेंडिंग टू बी कंसिडर्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कह रहा है, देखिए फिर से लोन की बात हो रही है, प्लीज समझिए, लोन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब भी कोई स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है तो पैकेज में सीधे पैसे नहीं दे दिए जाते हैं, लोन ही दिया जाता है। तो लेंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे हम कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे हो गए ना, तो हम कह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो पैसा मिला, हम कह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक अब किसको दे रहा है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दे रहा है। कह रहा है फॉर ऑन लेंडिंग टू बी कंसिडर्ड पीएसएल, दैट मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो लोन दे रहे हैं उसे हम कह रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ही गिन लिया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। फिर हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी अमाउंट उठा करके एसएफबी दे दे एमएफआईज को, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि जो 10% ही सिर्फ, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है, सिर्फ 10% ही क्या माना जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग माना जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ, बस। तो अब यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट एक बार दूसरी भाषा में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप ये समझिए लैंग्वेज ऐसी ही आएगी। मैं ट्राई तो कर रही हूँ, क्योंकि बैंकिंग टर्म समझना मुश्किल होता है, बैंकिंग की लैंग्वेज लिखी हुई कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको आसान भाषा में समझाना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है आप वो नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही आएगा। दिस बैंक क्रेडिट मतलब दिस सॉर्ट ऑफ क्रेडिट, दिस सॉर्ट ऑफ लोन, दिस सॉर्ट ऑफ लेंडिंग कैन बी अप टू 10% ऑफ बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। वही बात जो मैं कह रही थी कि बैंक का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का 10% ही क्या गिना जा रहा है? हम कह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ लोन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक्स कैन डिडक्ट। पहले पढ़िए, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए, हो सकता है आपको पहले ही समझ में आ जाए और मैं जो कहानी सुना रही हूं शायद आपको पहले से ही पता हो। तो बैंक्स कैन डिडक्ट, अब क्या डिडक्ट करेगा? फ्रॉम देयर एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। बैंक डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में से द क्रेडिट, द लोन गिवन टू न्यू एमएसएमई बोरोवर्स। नए एमएसएमई बोरोवर्स को लोन जो दिया है, सिंगल बोरोवर को 25 लाख तक का एमएसएमई बोरोवर, मतलब सिंगल एमएसएमई बोरोवर को 25 लाख तक का जो लोन दिया है उसकी बात चल रही है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश रिजर्व रेशो टिल 31 दिसंबर 2021। कहानी का सार, कहानी का निचोड़, कैश रिजर्व रेशो मतलब कुछ डिपॉजिट होता है बैंक जो अपना आरबीआई के पास रखता है, कैश रिजर्व कह रहे हैं हम उसको। तो कैश रिजर्व रेशो होती है एक, तो हम कह रहे हैं कि जब कैश रिजर्व रेशो कैलकुलेट करेगा बैंक अपनी, तो उसमें से डिडक्ट कर ले कुछ। क्या डिडक्ट कर ले? जो लोन उसने नए एमएसएमई बोरोवर को दिया था ना, कैलकुलेट करते हुए अपनी सीआरआर, उसमें से उस लोन को डिडक्ट कर ले, उस लोन के अमाउंट को डिडक्ट कर ले। तो अब आप कहोगे ऐसा दयालु क्यों बन रहा है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई इंसेंटिवाइज कर रहा है। आप ये सोचिए, अगर मैं एक बैंक हूं तो मैं किसी नई एमएसएमई को क्यों दूंगी जब तक मुझे गवर्नमेंट से, आरबीआई से कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है बैंक्स को कि अगर आप नई एमएसएमई को मतलब वो आपका बोरोवर है, आप उसको लोन दे देते हो, तो मैं आपको कैसे बढ़ावा दूं, आपको कैसे अच्छा कहूं। तो मैं कह रही हूं जो लोन आपने एमएसएमई को दिया है वो आप अपने सीआरआर में से, जो मतलब आप आरबीआई को देने वाले हो, उसमें से वो लोन आप डिडक्ट कर लेना।
31 दिसंबर 2021 तक के लिए ये बात वैलिड है। फिर कह रहा है केवाईसी अपडेशन, एक्चुअल में ना इन दोनों की डेट सेम है, इससे आपको शायद याद हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2021 तक हम कुछ और भी करने वाले। केवाईसी अपडेशन के ना बीच में मैसेज आने लग गए थे, तो आपको लगा हुआ हमने तो पहले केवाईसी करा रखी है, फिर कह रहे हैं केवाईसी दोबारा करा लो, एक बार और करा लो। तो केवाईसी अपडेशन अलाउड टिल, टाइम चेंज कर दिया है, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए आपको टाइम दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका जो थीम रखा गया था, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इस साल का 3 मई का थीम रखा गया था। जब आप नीचे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई, तो आप ये मत समझना कि हर 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे हम मनाते हैं। एक्चुअल में जो मई का पहला संडे होता है, जो मई का पहला संडे होता है, उसे मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे की तरह। वर्ल्ड लाफ्टर डे इस बार जो पहला संडे था वो 2 मई को आया था, इसीलिए 2 मई को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो हर बार 2 मई नहीं, फर्स्ट संडे ऑफ मई, वर्ल्ड लाफ्टर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, India and Russia established 2+2 ministerial dialogue between foreign and defense ministers. सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 2+2, क्या लिख रहे हो आप ये, तो ये ऐसा मिनिस्टेरियल डायलॉग को कहा जा रहा है 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो भी सुनिए, कि हम ऐसा मैकेनिज्म कुछ और नेशंस के साथ ऑलरेडी कर रहे थे, यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ये 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग पहले ही कर रहे थे। अब हमने एक नई कंट्री ऐड कर ली है, इंडिया ने ऐसे मिनिस्टेरियल डायलॉग के लिए एक नई कंट्री ऐड कर ली है, वो है रशिया। इसीलिए न्यू एडिशन हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है वापस हमारे वो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग वाली कहानी पे। तो आप ये भी सोच सकते हो कि 2 नेशंस के बीच में हो रहा है इसीलिए, लेकिन ना मतलब समझिए ना कि 2+2 2 मिनिस्टर्स हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, एक तो डिफेंस मिनिस्टर है, एक तो फॉरेन मिनिस्टर है। तो ये जो 2 मिनिस्टर्स हैं, हम कह रहे हैं ये जो उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा है उसे हम 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग कह रहे हैं। कंट्रीज चारों याद रखिए, नया एडिशन कंट्री रशिया का अभी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सम एश्योर्ड डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर EDLI स्कीम हाइक्ड टू 7 लाख। हमने पूरी कहानी पढ़ी, समझ आया थोड़ा मुश्किल से। एक्चुअल में डेथ इंश्योरेंस की बात हो रही है, सम इंश्योर्ड की ही बात हो रही थी, मतलब मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना है, मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना है। एक्चुअल में ये लैंग्वेज काफ़ी जगह पे ऐसे दिया हुआ था, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैंने ट्राई किया ऐसी लैंग्वेज कॉपी करने का सेम, बट आपको मैंने कहा आसान भाषा में सिर्फ इतना है कि EDLI एक स्कीम है, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। EDLI एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, मतलब लिंक्ड इंश्योरेंस है ये एक्चुअल में। तो लिंक्ड इंश्योरेंस, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, तो हम कह रहे हैं EDLI स्कीम है ये। तो जो EDLI स्कीम है उसके अंदर डेथ कवर दिया जा रहा है। डेथ कवर में जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है वो 7 लाख, और जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो बस 2.5 लाख। एक्चुअल में 6 लाख था ना पहले, तो उसको 7 लाख कर दिया है ना, तो वो भी तो सुनाएंगे ना आपको, बहुत बार बताएंगे। तो डेथ कवर है इसीलिए 7 लाख हो गया है, ये याद रखिएगा। अब आप कहोगे EDLI स्कीम किसके अंदर आती है, तो एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है ये EPFO के अंडर आती है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। और EPFO मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार, और जो संतोष कुमार गंगवार हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो याद रखिएगा सारी की सारी बातें, 2.5 लाख, 7 लाख, EDLI, EPFO, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट्स 6 पोसाइडन 8I। बहुत जगह पे P8I ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप जब P8I पढ़ रहे होते हो तो एग्जाम में पोसाइडन आ जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखा है।
इंडिया को मिला है पोसाइडन 8i, नहीं ऐसे ही नहीं मिल गया है, अक्वायर किया हमने, लिया है, खरीदा है, यूएसए से लिया है। और ये एयरक्राफ्ट है, किस तरह का एयरक्राफ्ट है? पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, पेट्रोल करता है, विजिल करता है, वॉच करता है। तो ये एयरक्राफ्ट है और नेवी में ऐड हुआ है। तो याद रखिएगा, इंडिया गेट्स पोसाइडन 8i नेवल पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। स्नूकर अगर नहीं पता आपको, बिलियर्ड्स याद है, बड़ा सा टेबल, ढेर सारी बॉल्स, तो उससे मिलता जुलता स्नूकर। तो स्नूकर चैंपियनशिप जो है मार्क सेल्बी ने 2021 वाला मार्क सेल्बी ने जीता है। सेल्बी इंग्लैंड के ही हैं और इंग्लैंड में ही स्नूकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो था इंग्लैंड में ही हुआ था। शेफील्ड इंग्लैंड, सेल्बी शेफील्ड कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो मार्क सेल्बी ने जीता है, शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ था। वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बिलियन पाउंड्स और ब्रैकेट में लिखा है मैंने 1.4 बिलियन। तो आप कहोगे ये कैसे 1 बिलियन 1.4 के बराबर है? अब ध्यान से पढ़िए, मैंने वहां पर पाउंड्स लिखा है और वहां पर मैंने डॉलर्स लिखा है। तो मैं कह रही हूं 1 बिलियन पाउंड्स जो है 1.4 बिलियन डॉलर्स के बराबर का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट डील साइन की है इंडिया ने यूके के साथ हाल फिलहाल। ये हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहां पे मैं रैप अप कर रही हूं। समझ आया लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आया इंग्लिश वाले पे स्विच कर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।